गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में केस स्टडी के ऊपर डिस्कस करेंगे। केस स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन MLSU के मेन एग्ज़ाम जो 2017 में कंडक्ट हुआ था, तो इसमें पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत इसके क्वेश्चन पेपर पार्ट बी के अंदर 250 शब्दों से रिलेटेड यह प्रश्न 14 पर उल्लेखित है। इसमें यह पूछा गया कि व्यक्तिक अध्ययन को परिभाषित कीजिए। व्यक्तिक अध्ययन के प्रमुख पद क्या है, इसके गुण और दोष बताइए। अर्थात डिफाइन केस स्टडी, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ केस स्टडी, डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ केस स्टडी। सो आज हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। केस स्टडी अर्थात इसे व्यक्तिगत अध्ययन, एकल अध्ययन, व्यक्तिक नैदानिक अध्ययन या कई उपनामों से इसे जाना जाता है। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग टाइडमैन ने किया। केस स्टडी में एक इकाई के क्रमिक विकास या ऐतिहासिक विवरण पर शोध कार्य किया जाता है। अर्थात इसमें स्टडी के लिए या प्रॉब्लम एक इकाई होती है। यह एक इकाई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है और एक संस्था भी हो सकती है। तो इनका क्रमिक विकास उस प्रॉब्लम के संदर्भ में कैसे हुआ और ऐतिहासिक विवरण का पूरा डिटेल में एक वर्णनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यह एक शोध की विधि भी है। केस स्टडी की डेफिनेशन। केस स्टडी की डेफिनेशन श्रीमती यंग ने इस प्रकार दी है। व्यक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, संस्था, संस्कृति, वर्ग अथवा समस्त जाति हो, के जीवन की अनुसंधान एवं उसकी विवेचना करने की एक पद्धति को कहते हैं। यानी इसके अंदर किसी समस्या को लेकर के अध्ययन किया जाता है और वह समस्या एक इकाई जो उपरोक्त संदर्भ में है, उस संदर्भ में किसी से भी संबंधित हो सकती है और इसके ऊपर उस व्यक्ति का, उस संस्था का या उस समुदाय का या उस जाति या संस्कृति से रिलेटेड उसका पूरे जीवन के ऊपर एक रिसर्च की जाती है और उसका डिटेल में एनालिसिस किया जाता है। यही केस स्टडी है। इसके इंग्लिश में भी डेफिनेशन है। केस स्टडी इज़ अ मेथड ऑफ exploring and analyzing the life of socialization unit, be that unit a person, a family, an institute, culture group of और even entire community। केस स्टडी की विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है। इकाई के भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की उस समस्या से जुड़ी हुई समस्त घटनाओं का इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें व्यक्तिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें संपूर्ण अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति, संस्था, परिवार, समुदाय, जाति, वर्ण, विशेष संस्कृति जो भी हो, उसका डिटेल स्टडी इंडिविजुअल रूप में की जाती है। नेक्स्ट, इसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम है या जो इकाई है, उसके जीवन के विभिन्न पक्षों और पहलुओं का डिटेल स्टडी की जाती है, जिसमें उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर आधारित उस समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इसमें हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाती है, जिसे संपूर्ण अध्ययन के दायरे में रखा जाता है। नेक्स्ट, इसमें गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी किसी भी समस्या को संख्या रूप में परिणत न करके उसमें गुणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि उस समस्या का विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इसमें कारक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति, संस्था या परिवार या समुदाय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमने ली है, उस प्रॉब्लम को कौन से कारक स्टिमुलस कर रहे हैं, कौन से कारक उत्तरदायी है उस घटना के घटित होने के, तो उन कारकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अब केस स्टडी की मान्यताएं हैं। केस स्टडी की मान्यता में पहला है कि मानव की मौलिक एकता। अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि संसार के सभी मनुष्य में कुछ मौलिक एकताएं समान होती है और कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति सदैव समान व्यवहार करता है। ये हम मान करके चलते हैं।
दूसरा, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, यानी समाज में जितनी भी समस्याएं घटित हो रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण और प्रभाव ज़रूर मौजूद है, और ये कारण और प्रभाव समस्या के संदर्भ में इतने जटिल है और उनको जानना ही केस स्टडी है। नेक्स्ट, इसमें समय तत्व का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की समस्या ज़रूरी नहीं आज ही उत्पन्न हुई हो, उसका बीजारोपण आज से 5 साल 10 साल पहले ही हो चुका होगा। तो केस स्टडी में हम ये मान के चलते हैं कि किसी समस्या पर समय तत्व का विशेष प्रभाव होता है जो उस समस्या के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, समस्त पहलुओं में आपस में घनिष्ठ संबंध है। आज कोई भी समस्या, चाहे वो सामाजिक पहलू से जुड़ी हुई हो, आर्थिक पहलू से जुड़ी हुई हो, या नैतिक पहलू से, या किसी अन्य पहलुओं से, वह समस्या केवल एक पहलू से संबंधित न होकर बल्कि सब जीवन के सभी पक्षों और सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, यानी उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट, मानव व्यवहार पर परिस्थिति का प्रभाव क्या पड़ता है, इसका भी हम मान करके चलते हैं कि यदि माता पिता द्वारा बालक को क्रोध या वातावरण या उपेक्षित वातावरण दिया गया तो वह उस व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार का होगा। तो ये पहले से ही हम मान करके चलते हैं कि परिस्थितियाँ मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है। ये उपरोक्त मान्यताएं हैं। इसके बाद केस स्टडी के टाइप्स हैं। केस स्टडी के 2 टाइप्स है। पहला है केस एक व्यक्ति की केस स्टडी और दूसरा है समुदाय की केस स्टडी। अब एक व्यक्ति की केस स्टडी के लिए हमें जो भी सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी उसमें उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित आत्मकथा पत्र, व्यक्ति के पर्यावरण जिसमें आस पड़ोस, साथी, समुदाय, साथ ही उस व्यक्ति की अचीवमेंट्स, उस व्यक्ति को मिलने वाले प्रमाण पत्र, उपाधि, उसकी डायरी, ये सब एक व्यक्ति की केस स्टडी के लिए आवश्यक स्रोत है। दूसरा इसमें है समुदाय से संबंधित। समुदाय से संबंधित तो समुदाय के अंदर उस समुदाय के संपूर्ण समूह की ऐतिहासिक विकास क्रम की गाथा का उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाएगा। इस प्रकार से 2 प्रकार उनकी स्टडी के आधार पर 2 प्रकार बताए गए हैं। अब इट इज़ मेजर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के केस स्टडी की कार्यप्रणाली या स्टेप्स क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला है समस्या की विवेचना। जब भी हम केस स्टडी की शुरुआत एज अ रिसर्चर या एज अ टीचर करते हैं तो सबसे पहली फेज़ जो हमारे सामने आता है फेज़ वो होता है कि हम किस टॉपिक पर केस स्टडी करें। तो समस्या की विवेचना के संदर्भ में हम पहले ये निर्धारित करें कि जो हम केस स्टडी के लिए टॉपिक ले रहे हैं वह विषय सामान्य है, विशिष्ट है या असाधारण है। साइकोलॉजिस्ट के लिए अगर मंदबुद्धि या बहुत ही प्रतिभाशाली या चैलेंजेस बच्चे होते हैं उनके ऊपर स्टडी करते तो ये सारे असाधारण केस स्टडी के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या प्रॉब्लम या विषय का चयन कर लें तो अब इसके अंदर हम जिसकी स्टडी करेंगे उसकी इकाई के प्रकारों का वर्णन हम इसके अंतर्गत करते हैं। यानी एक व्यक्ति का अध्ययन करना है या एक संस्था का अध्ययन करना है या एक परिवार का अध्ययन करना है। तीसरा, इसी के अंदर जब हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा इंडिविजुअल ये होगा स्टडी के लिए, तो अब उसकी संख्या निर्धारित करना। यदि समूह है तो समूह में कितने व्यक्तियों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, साथ ही इनकी इन्वॉल्वमेंट से क्या हमारी समस्या में जटिलता उत्पन्न हो रही है या उसका जो स्टडी है वो कितना गहन और जटिल होगा, इसकी भी हमें समस्या की विवेचना के अंतर्गत निर्धारण कर लेना है कि हमारी समस्या पर्टिकुलर इस व्यक्ति से रिलेटेड होगी तो उसके ये टाइप्स होंगे और इतने प्रकार की उसके अंदर जटिलताएं या कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। तो ये हमें पूर्व में ही समस्या की विवेचना के संदर्भ में निर्धारित करने हैं। साथ ही हमारी स्टडी का एरिया क्या होगा जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से पहलू होंगे जिसका हमें अध्ययन करना है। तो ये सारी ही बातें समस्या के विवेचन के अंतर्गत हमें निर्धारित कर लेनी है, तब हम केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दूसरा इसका स्टेप है घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन। यानी
जो हमने प्रॉब्लम ली है उस प्रॉब्लम किस समय और किस काल से संबंधित है और वर्तमान समय में उसके कालक्रम में जो वृद्धि हुई है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही कोई निश्चित घटना ऐसी हो जिसने उस समस्या को उत्पन्न करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उस निश्चित घटना का भी हमें पता लगाना होता है और उस घटना के कारण उस समस्या में क्या परिवर्तन हुआ है और वर्तमान परिवर्तन के आधार पर भविष्य में उस समस्या से रिलेटेड और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसका समस्त वर्णन इस सेकंड पॉइंट के अंतर्गत किया जाता है। जैसे अगर हम बालकों के अनुशासनहीनता के लेकर के पर्टिकुलर किसी एक बालक का अध्ययन करते हैं तो उसकी अनुशासनहीनता की समस्या आज की नहीं है बल्कि कई समय की है, या विद्यालय के उस परिवेश में कई सालों से वो व्यक्ति अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो उसके कालक्रम को निर्धारित करना, साथ ही उस अनुशासनहीनता को लेकर के कौन कौन से कारण उसके लिए उत्तरदायी रहे हैं जो उसके अंदर इस प्रकार का अनुशासनहीनता का परिवर्तन आया और आगे जाकर ये कितना हिंसक रूप ले सकता है, तो ये सारी बातें हम घटनाओं के अनुक्रम के अंतर्गत वर्णन करते हैं। नेक्स्ट इसमें है संबंधित कारक। अब ये कारक भी दो प्रकार के होते हैं जो पर्टिकुलर किसी समस्या के कारण बनते हैं। इसमें पहला है निर्धारक कारक और दूसरा है सहायक या प्रभाव उत्पादक कारक। अब इसमें निर्धारक कारक के अंतर्गत समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए जो कारण महत्वपूर्ण है उन कारणों का विवरण हम इसके अंतर्गत देते हैं, और दूसरा वो कारक होते हैं जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समस्या में रोल प्ले करते हैं और उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन सामने नज़र नहीं आते। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो पर्टिकुलर किसी घटना को शक्ति या बल प्रदान करते हैं ताकि ये घटना घटित हो, तो इन कारकों को भी हमें इस स्टडी के अंदर मेज़र करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, जो समस्या को घटित होने के लिए प्रेरणादायी होते हैं। अब लास्ट में इन सब कारकों का विश्लेषण करने, घटनाक्रमों का उल्लेख करने, समस्याओं का वर्णन करने, इन सभी स्टेप से गुजरने के बाद लास्ट स्टेप आता है केस स्टडी का विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना। अब हमें जो भी तथ्य इसके कारणों के स्वरूप पाए गए हैं उन डेटा के आधार पर हम आगे विश्लेषण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। अब विश्लेषण करने के लिए हम सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मीन है, एसडी है, ये सब रिसर्च की विधियां हैं। हम इन विधियों का प्रयोग करके किसी समस्या के कारण का समाधान करने के लिए संभावित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। चूँकि केस स्टडी एक वैज्ञानिक विधि है, इसलिए वैज्ञानिक विधि के समस्त स्टेप को फॉलो करना आवश्यक है। तो लास्ट में समस्या के विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना और व्यक्ति के अंदर उस समस्या से होने वाले परिवर्तनों का पता करना, साथ ही भविष्य में और किस प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं उसका पूर्वानुमान सुझाव के रूप में देना और एक सामान्य निष्कर्ष निकालना, ये सब इस स्टेप के अंतर्गत हम कर सकते हैं। अब आगे केस स्टडी के लिए जो सूचना के स्रोत हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है लिखित सामग्री और दूसरा है संकलित सामग्री। लिखित सामग्री के अंतर्गत हम पर्टिकुलर उस समस्या से संबंधित आत्मकथा, डायरी, जीवन इतिहास, पत्र, साहित्यिक रचना, लेख, सरकारी और गैर सरकारी रिकॉर्ड, प्रकाशन, पुस्तकें आदि, इन समस्त का सहारा लेकर के जो लिखित रूप में सोर्स अवेलेबल है हमारी उस केस स्टडी की समस्या से संबंधित, उनका सहारा हम लेते हैं ताकि इस केस स्टडी की समस्या पर गहन अध्ययन और विस्तृत एक सोच डेवलप करने के लिए हम, ताकि उस समस्या के एक सभी पक्षों को हम, सभी पहलुओं को हम अच्छी तरह से समझ सकें, तो इन सब जो लिस्टिंग है इनका सहारा हम लेते हैं। दूसरा है संकलित सामग्री। अब इसके अंदर जब हमारी समस्या से संबंधित हमें गहन और विशिष्ट स्टडी नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति से या उस संस्था से या उस समूह से पर्टिकुलर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं या पर्टिकुलर उस व्यक्ति का या संस्था के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं या निरीक्षण करते हैं और उसके आधार पर हम उस समस्या से संबंधित तथ्यों या सूचनाओं को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। अब
जब व्यक्ति को पता होता है कि हमारी स्टडी की जा रही है तो वो बायस भी हो सकता है, अपने व्यवहार को परिवर्तन भी कर सकता है। तो इन सब बातों का एक रिसर्चर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और सदैव धैर्यता, सूझबूझ और समझ के साथ, अपने विवेक के साथ सत्यतापूर्वक वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए सही जानकारी को संकलित करना चाहिए और समस्या का गहन और संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। तो ये सारे सोर्सेज हैं जो केस स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट पैरामीटर निर्धारित करते हैं। तो इनका भी एज अ रिसर्चर, एज अ टीचर जो केस स्टडी को अपने यूज़ करेगा, इन सब का पता होना चाहिए। लास्ट में एज पर क्वेश्चंस केस स्टडी के गुण या इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला है इसमें कि इसमें केस स्टडी के लिए विश्लेषण करने के लिए या निष्कर्ष निकालने के लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम अपने प्राप्त सूचनाओं को जो तत्वों के रूप में या डेटा के रूप में हमें मिली है, उन सामग्री को हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अर्थात उसे छोटे छोटे पदों में विभाजित करके उसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या क्यों घटित हुई, और उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं और उसके लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। साथ ही जो सामग्री हमें मिली है वो संपूर्ण अध्ययन की जानकारी हमें प्रदान करती है। तो केस स्टडी में किसी व्यक्ति, संस्था या इकाई से रिलेटेड हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है क्योंकि केस स्टडी एक लघु या 10-15 दिनों में होने वाली कोई रिसर्च नहीं है, बल्कि इसमें लंबा समय लगता है और रिसर्चर को पेशेंस के साथ इस पे कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट, इसमें व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत होता है क्योंकि ये केस स्टडी एक इंडिविजुअल इकाई से रिलेटेड होती है, तो वह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें शेयरिंग करता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर किसी समस्या का समाधान करना में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, इसमें विशिष्ट पक्षों की भी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि केस स्टडी में व्यक्ति के विभिन्न पक्षों और पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सारे पक्ष होते हैं। तो इनकी विशिष्ट एक हॉलिस्टिक स्टडी करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, इसमें विभिन्न अध्ययन विधियों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे सर्वेक्षण विधि है जिसमें सर्वे करके डेटा एकत्रित करके किसी समस्या का हल किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है जिसमें किसी समस्या के कार्य, कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कोरिलेशन मेथड है जिसमें किसी समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं को सहसंबंधित करके अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार केस स्टडी में कई विभिन्न विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही इसमें सुगमतापूर्वक वर्गीकरण और तुलना करने में भी सहायक होती है, क्योंकि जो भी हम केस स्टडी में समस्या को लेकर के स्टडी करते हैं तो उसमें हम व्यक्ति के, संस्था के या किसी धार्मिक संस्था या समुदाय के या संस्कृति से रिलेटेड इतने सारे एरियाज से रिलेटेड हम उस समस्या के विभिन्न पक्षों को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। धार्मिक ये, आर्थिक ये, राजनीतिक ये, सामाजिक ये, उनके कारणों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। साथ ही जब हम दूसरी केस स्टडी करें या प्रीवियस कोई केस स्टडी हो सकती है, हम उस तुलना भी कर सकते हैं। और लास्ट, इसके अंदर समस्या से संबंधित बहुत ही इंटेंसिव यानी गहन अध्ययन किया जाता है और उसके ऐतिहासिक विकास को लेकर वर्तमान तक कौन कौन से कारण उस समस्या के लिए उत्तरदायी है उनको जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार केस स्टडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड है और वर्तमान समय में रिसर्च के रूप में इस केस स्टडी को बहुत प्रयोग किया जा रहा है। केस स्टडी की लिमिटेशंस या डीमेरिट्स इस प्रकार है। इसमें अनुसंधानकर्ता यदि बहुत ही ज़्यादा अति विश्वासी हो और वह पहले से ही कह दे कि मैं तो इस समस्या का जानता हूँ, यही निष्कर्ष निकलेगा, तो इस प्रकार से केस स्टडी प्रॉपर रूप में सही और साइंटिफिक वे में नहीं होती। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत सोच को केस स्टडी में इन्वॉल्व कर लेता है। साथ ही दूसरा है इसमें दोषपूर्ण रिकॉर्ड, यानी केस स्टडी से संबंधित यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स के माध्यम से पाई जाती है तो वह केस स्टडी सही निष्कर्ष पर नहीं निकाल सकती। नेक्स्ट, इसमें पक्षपात और मिथ्यापूर्ण झुकाव की संभावना रहती है। अगर केस स्टडी में कोई क्लोजर ही रिसर्चर का प्रॉब्लम से रिलेटेड व्यक्ति रहा है या कोई इंस्टीट्यूशंस रहा है जो बहुत ही ज़्यादा फेम है,
तो उस संदर्भ में जो भी हम केस स्टडी करेंगे तो उसमें पक्षपात होने की और बनावटी डेटा प्रोवाइड करने की ज़्यादा चांसेस रहती है। नेक्स्ट, इसमें जो भी डेटा हमें अवेलेबल होते हैं वह अप्रमाणिक तथ्यों पे आधारित होते हैं, यानी हम रेस्पोंडेंट से, यानी जो यूनिट है हम जिससे हम केस स्टडी की प्रॉब्लम की शेयरिंग कर रहे हैं, वह यूनिट या इकाई, परिवार, संस्था, समुदाय जो भी हो, उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, डेटा वह रिलायबल यानी विश्वसनीय और वैध नहीं होते। नेक्स्ट, इसमें निदर्शन प्रणाली का अभाव है, यानी हम केस स्टडी में समस्या से लेकर हम सैंपल नहीं बना सकते। इसमें जो व्यक्ति, समुदाय, संस्था है बस उसी से ही अध्ययन करना है। इसमें हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते। सैम्पलिंग का अर्थ है कि अगर पूरे जनसंख्या के समूह का अध्ययन करना है तो उसमें से कुछ व्यक्तियों को सैंपल के रूप में चुन लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, चावल पक रहे हैं तो चावल को पूरे चावल जो जितने भी बर्तन में पक रहे हैं उसको पूरे हर एक को देखने की बजाय 1 चम्मच चावल उठा करके उसकी टेस्टिंग कर लेना, दैट इज़ सैम्पलिंग। नेक्स्ट, इसमें अस्पष्ट एवं अवैज्ञानिक विधि, चूँकि इसमें हम समस्या के कारणों के विश्लेषण और निष्कर्ष से ही संबंधित रखते हैं, तो कभी कभी समस्या से जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं हैं वो अस्पष्ट नज़र आती है। साथ ही इसमें वैज्ञानिक विधि के जितने भी स्टेप्स हैं उसको भी फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें कुछ ही इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब कुछ इकाइयाँ, चाहे वो एक परिवार, एक संस्था, एक संस्कृति, एक वर्ण, एक वर्ग, एक समुदाय, कुछ भी हो सकता है, और उसी के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को हम सामान्यकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी कुछ डीमेरिट्स हैं जिनका हमें एज ए रिसर्चर केस स्टडी करते समय ध्यान रखना चाहिए ताकि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे आज के टास्क के रूप में होमवर्क है कि केस स्टडी की सोपान, स्रोत, गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेप्स, सोर्स, मेरिट्स and demerits of case study. So I hope ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, केस स्टडी को समझने में मददगार होगा, और आशा करती हूँ कि आप इस लॉकडाउन के दौरान अपनी स्टडी में एंजॉय कर रहे होंगे, तो आपके लिए हेल्प रहेगी केस स्टडी को लेकर के। थैंक यू।